Welcome to another episode, and today I have Dr. Gaurav Jain who's joined me. He's a distinguished orthopedic surgeon who specializes in shoulder surgery. He's done his DNB in orthopedics and then done his fellowship in shoulder and elbow surgery from Switzerland. He also holds an ISACOS fellowship in shoulder and knee arthroscopy, and also holds further expertise in shoulder and sports surgery from Fortis Mohali. Dr. Jain brings in unapparalled skill, experience and dedication to his practice. He's done more than 4,000 surgeries, which includes a virtual reality assisted shoulder replacement, which truly makes him a valuable asset in the city's medical community. Thank you so much, Dr. Gaurav Jain, for joining me today. Now, you're a well-accomplished orthopedic surgeon specializing in shoulder surgery. So, knee and hip surgery के बारे में I think there's been a decent amount of awareness, अभी at least तो है. But shoulder फिर भी शायद एक neglected area है, body में भी थोड़ा हम neglect करते हैं और surgeries में तो बहुत ही इसके बारे में कम जानकारी है. तो शोल्डर सर्जरी में क्या आपका जनरली रीजंस क्या होते हैं कि किसी को एक शोल्डर सर्जरी करानी पड़ती है, तो आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए. यस तो कॉमन शोल्डर प्रॉब्लम्स जो हैं जिनके लिए लोग मुझे आके कंसल्ट करते हैं वो होती हैं रोटेटर कफ टियर, रिकरेंट डिसलोकेशन जिसमें बार बार शोल्डर निकल जाता है, देन बाइसेप्स के टियर होते हैं उसमें, एंड देयर इज सब एक्रोमियन इम्पिंजमेंट जिसमें शोल्डर एलिवेट करने में एक तीखा सा दर्द होता है एंड देन इट गोज अवे एज द शोल्डर गोज मच हायर. एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही पेन रहता है. ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए पेशेंट्स मेरे पास कंसल्ट करने आते हैं. ओके, एंड जनरली रीजंस क्या होता है कि लोगों की इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है? जैसे आपने एक रोटेटर कफ टेयर के बारे में बताया था, वो एग्जैक्टली क्या होता है? क्या कॉमन रीजंस होते हैं टू हैव अ शोल्डर इशू? यस, सो रोटेटर कफ टियर इज हमारा शोल्डर सामान्य भाषा में बोलें तो दो ग्रुप ऑफ मसल्स में डिवाइडेड है जो शोल्डर के काम करती हैं. जो सबसे कोर मसल्स होती हैं वो 4 मसल्स होती हैं जिनको रोटेटर कफ बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट दे हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ द शोल्डर. So rotator cuff tear is commonly termed when one of the muscle of rotator cuff is torn. The most common muscle is supraspinatus जो हाथ को एलिवेट करने का काम करती है. यानी शोल्डर लेवल से ऊपर लेकर जाती है. हाँ, एक 30-40 डिग्री तक लेके जाती है, फिर डेल्टोइड जो बड़ी मसल होती है वो उसको टेक ओवर कर लेती है. ओके फाइन. एंड इसके रीजंस क्या होते हैं टू हैव दिस लाइक जैसे मैंने फ्रोजन शोल्डर का बहुत कॉमनली नाम सुना है, इनके रीजंस क्या होते हैं टू हैव अ शोल्डर प्रॉब्लम? सो रोटेटर कफ टियर इज यूजुअली हम सामान्यतः 3 कारणों से देखते हैं. या तो किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जिसमें जिम इंजरीज भी आ गई, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है भी किसी को कुछ कोई गिर गया, कोई थ्रो कर रहा है, कोई जेवलिन थ्रोअर है, या फिर कोई पिचर है, वो उसके अंदर वो दिखने में आता है. एंड थर्ड इज डीजनरेटिव टीयर. डीजनरेटिव टीयर इज जो हम एज के साथ में देखते हैं, मसल वीक हो जाती हैं एंड एक छोटा सा स्लाइट ट्राइबल ट्रॉमा भी उसको टीयर कर देता है. तो ये यूजुअली रोटेटर कफ टीयर के कारण रहते हैं. जो फ्रोजन शोल्डर है वो एक टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम है. उसके अंदर ये जो 5 मसल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, दे बिकम स्टक. उनके बीच में फाइबर्स बन जाते हैं एंड वो उतना फ्रीली काम नहीं कर पाती जितना उनको करना चाहिए. दैट्स व्हाई द शोल्डर बिकम एडहेसिव या फिर फ्रोजन, जो कॉमनली हम लोग उसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में. इसका एक बहुत कॉमन कारण डायबिटीज रहता है. डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमनली देखने होता है. एंड इट इज अ डिसीज व्हिच कम बाय इटसेल्फ एंड गोज बाय इटसेल्फ. तो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज रहती है. हाँ, ओके, ग्रेट. बट सर, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो वी जनरली इग्नोर एज कॉमन एज इन पेशेंट्स जो आपने देखे होंगे, which you suggest that you should not ignore at all? तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आप अगर बता सके. यस, सो शोल्डर पेन जो कि 1 महीने से ज्यादा पुराना है, जो कि सर पेन कैसा होगा? इट विल बी अ कांस्टेंट पेन, शूटिंग पेन, टिंगलिंग पेन? इट यूजुअली अ पिंचिंग पेन रहता है. ऐसा कुछ जैसे चुभ रहा है अंदर, या फिर हमको ऐसा लगता है कि कुछ तीखा सा दर्द हो रहा है. डल एकिंग पेन यूजुअली नहीं रहता. कभी कभी रिफर्ड पेन होते हैं जो शोल्डर के पेन एल्बो में फील होते हैं, या फिर गर्दन में फील होते हैं, या बैक में भी फील होते हैं. जो दूसरा बहुत कॉमन सिम्टम मैंने देखा है वो होता है नाइट पेन. यदि पेशेंट को उस करवट सोने में दिक्कत है
और उसको उस टाइम पे नींद में दिक्कत आती है, यहाँ पे दुखता रहता है, एंड वेन एवर द पेशेंट टेक रेस्ट उसको शोल्डर में पेन शुरू होता है, वेन एवर द पेशेंट अपना काम करता रहता है उसको उतना पता नहीं चलता है। ये कॉमनली जो प्रॉब्लम से कंफ्यूज होता है वो सर्वाइकल से कंफ्यूज करते हैं पेशेंट, क्योंकि पेन रेफर हो रहा है यहाँ से, तो उनको ऐसा लगता है कि सर्वाइकल का पेन है। बट ये जो नाइट पेन है ये डिफरेंशिएट करता है उसको कि ये सर्वाइकल का पेन नहीं, सर्वाइकल वाले पेशेंट्स में नाइट पेन नहीं होते। राइट। तो ये सिम्टम है तो शोल्डर एक्सपर्ट से हमेशा मिलना चाहिए। सो अगर कोई नाइट पेन हो रहा है तो द फर्स्ट थिंग दैट दे शुड डू इज सीक प्रोफेशनल हेल्प। यस, एटलीस्ट 1 मंथ तक होना चाहिए। यदि उसके बाद भी कंटिन्यूस मतलब कुछ रेमेडीज लेके, कुछ आइस पैक्स लगा के या हॉट पैक्स लगा के यदि ठीक हो गया है तो कोई बात नहीं। और ये भी तब जब बिना किसी कारण के शुरू हुआ है। यदि कोई इंजरी हुई है, आपको ऐसा पता है कि आपने कोई वेट लिफ्ट किया या आपने कोई स्पोर्ट्स खेला या फिर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, आप स्कूटी से गिर गए या किसी टू व्हीलर से गिर गए और उसके बाद से पेन शुरू हुआ है तो तुरंत दिखाना चाहिए। ओके। एंड सर अगर जैसे सपोजिटली किसी को कोई पेन होता है, शोल्डर पेन, क्या SOS कुछ किया जा सकता है टू कंफर्ट? मेनली इट्स हॉट एंड कोल्ड पैड्स। सो हॉट एंड कोल्ड को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। यूजुअली यदि कोई इंजरी के बाद है तो हमको आइस लगाना है, हॉट नहीं लगाना है कभी भी। एंड यदि बैठे बैठाए शुरू हो गया, जैसे फ्रोजन शोल्डर में शुरू हो जाता है, हल्का हल्का है, डलिकिंग है, तो आइस कोल्ड या फिर हॉट दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं जिससे आपको सूदिंग मिले। बट इंजरी के बाद में कभी भी हॉट नहीं लगाते, हमेशा आइस लगाना है। सर जब हम फ्रोजन शोल्डर की बात करते हैं या रोटेटर कफ टेयर या मसल टेयर, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है और कब? बिकॉज एक आपने बोला था दैट इज अ मसल टेयर, उसमें एक मेडिकल इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हाउ विल वन डिफरेंशिएट दैट? सो फ्रोजन शोल्डर में एज द नेम सजेस्ट, शोल्डर के सारे मूवमेंट फ्रीज हो जाते हैं, तो जकड़ गया एक तरह से। तो शोल्डर हम आगे भी नहीं ले आ सकते, हम ऊपर भी नहीं ले आ सकते, हम पीछे भी नहीं ले आ सकते। इस सारे ग्लोबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट रहता है, सारे पूरा रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट रहता है। एंड उसमें भी हम उसको ना स्वयं उठा सकते हैं ना किसी की हेल्प से उठा सकते हैं, अपने हाथ की किसी और की। तो दोनों मूवमेंट जाम हो जाते हैं इसमें। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ फ्रोजन शोल्डर। जब रोटेटर कफ टियर की बात आती है तो जो मसल टियर होती है वो वाला मूवमेंट बंद हो जाता है। तो जैसे कि हमने बात करी कि शोल्डर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है, एक रोटेटर कफ में सुपरास्पाइनेटस मसल डैमेज होती है मोस्ट कॉमनली, तो एलिवेशन बंद हो जाता है। बट द पेशेंट इज एबल टू डू दिस। पेशेंट यदि किसी हाथ के सपोर्ट से या किसी दीवार के सपोर्ट से बोलेगा कि मैं हाथ ऊंचा कर पाता हूँ, बट जैसे ही मैं उसको छोड़ता हूँ वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है डिफरेंशिएट करने के लिए कि आपको फ्रोजन है कि रोटेटर कफ टियर है। फ्रोजन शोल्डर 90% टाइम फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। अच्छा। मसल टियर यदि है तो वो फिजियोथेरेपी से एग्रावेट हो सकता है, और डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। इसलिए हमेशा पहले डायग्नोसिस हम बनाते हैं। यदि मसल टियर नहीं है तो फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल पे डालते हैं। मसल टियर का ग्रेड कम है तो फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल पे डालते हैं, कुछ मेडिसिन पे डालते हैं। यदि मसल टियर का ग्रेड ज्यादा है तो हमको उसको फिजियोथेरेपी करके एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो फिर आप जब मेडिकल इंटरवेंशन में फिर शायद आप कोई और भी टेस्ट करते होंगे टू नो इफ इट्स अ मसल टेयर? यस। सो फर्स्टली हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को टेस्ट करते हैं, सारे मूवमेंट क्लिनिकल टेस्ट करते हैं। उसमें हमको किसी चीजों का अंदेशा होता है, फिर हम MRI कराते हैं। MRI इज द की इन्वेस्टिगेशन। MRI यूजुअली एक्सरेज नॉर्मल आते हैं, एक्सरे कराएंगे तो मेरे पास पेशेंट भी ऐसे ही आते हैं कि एक्सरे कराया उसमें तो नॉर्मल था, इसलिए हम महीनों से इसका इलाज नहीं करा पा रहे, बिकॉज जब भी हम एक्सरे कराते हैं नॉर्मल आता है। तो MRI इज द की इन्वेस्टिगेशन। उसको कराते से हमको शोल्डर का इन एंड आउट सब दिखने लगता है, कितना बड़ा टियर है, कितना रिट्रैक्टेड है, कितना साइज है उसका, वेदर इट नीड्स अ सर्जिकल इंटरवेंशन और इट नीड्स अ फिजियोथेरेपिकल इंटरवेंशन और इट नीड्स सम इंजेक्शन, whatever. ओके, राइट। अब सब बचपन में भी ना मेरा एक फ्रेंड था जिसका एक बार शोल्डर डिसलोकेट हो गया था एंड उसका कंधा ऐसे थोड़ा बाहर आ गया था। ये हमने बहुत सुना बचपन में और फिर पता नहीं क्या, इतना याद नहीं, पर डॉक्टर के पास गया और वो ठीक हो गया। सो ये एक्चुअली शोल्डर डिसलोकेशन होता क्यों है और
क्या ये कितना, आई एम श्योर इसका बहुत सिवियर डैमेज तो होता ही होगा, बिकॉज एक तरीके से आपकी बोन बाहर बाहर निकल आ गई, गई फिर joint के। वापस आपने उसको एडजस्ट किया. Yes. सो इज इट वेरी वेरी सिवियर अ केस? यूजुअली शोल्डर जो है वो सबसे मोबाइल जॉइंट है, उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होते हैं। आपने जैसे देखा कि शोल्डर को हम जितना मूवमेंट कर सकते हैं उतना किसी जॉइंट को नहीं कर सकते। हाँ, ऑलमोस्ट 360 डिग्री 360 हमारा डिग्री। पूरा शोल्डर मूव होता है। सो जब हमको ये लेवरेज है कि हमारा शोल्डर इतना मूव होता है, तो इसके साथ जो डिसएडवांटेज है कि ये शोल्डर अनस्टेबल भी उतना ही रहता है बाकी जॉइंट के कंपैरिजन में। ओके. सो ये बार बार बाहर नहीं निकले, इसके लिए देयर आर सम स्ट्रक्चर्स जो बॉडी में रहते हैं, जैसे कि ग्लेनोइड के ऊपर एक लेब्रम रहती है, आगे एक मसल का सपोर्ट रहता है, पीछे एक मसल का सपोर्ट रहता है, तो ये सब आपस में इसको जॉइंट को अपनी पोजीशन में रखते हैं। हाँ. जब कोई ऐसा फोर्स लगता है जिसके कारण वो आगे का सपोर्ट टूट जाए, तो शोल्डर अपनी जगह से बाहर आ जाता है। अब वो एक बार यदि सपोर्ट टूटा तो हम शोल्डर को रिलोकेट तो कर देते हैं, बट जब तक वो हील नहीं होता तब तक हमको शोल्डर को रेस्ट देना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता नहीं। द मोमेंट शोल्डर को हम डिसलोकेट से रिलोकेट करते हैं, पेशेंट का पेन 0 हो जाता है। ओके. फिर पेशेंट को लगता है मैं तो एकदम ठीक हो गया। अब उसके बाद यदि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर वो दोबारा डिसलोकेट हुआ, तो वो जो हीलिंग थी वो बंद हो जाती है। ओके. तो अब वो एरिया बन जाता है, वहीं से बार बार शोल्डर बाहर आने लगता है। तो आपने ऐसा सुना होगा, लोग ना ऐसे पब्लिक स्टंट भी देखते हैं कि मैंने शोल्डर बाहर नहीं। यू मस्ट हैव सीन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जब क्रिकेट खेलते हैं तो 2 बार ऐसा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि उनका शोल्डर उन्होंने खुद रिलोकेट कर लिया। तो दैट इज अ हैबिचुअल डिसलोकेशन, कि वो हो जाता है एंड देन यू जस्ट नाउ यू आर सो हैबिचुअल कि आप उसको खुद ही रिलोकेट कर लेते हैं। बट इज दैट गुड और बैड? The more every time when the shoulder dislocates, एक फ्रिक्शन फोर्स के साथ में वो बाहर जाता है, एंड उसी फ्रिक्शन फोर्स के साथ वो अंदर आता है, तो उससे हमारी कार्टिलेज डैमेज होती है। तो इट इज सैड कि एक वेयर एंड टेयर तो होता ही है ना सर। हाँ, वेयर एंड टेयर होता है, और जितनी बार डिसलोकेट होता है उतनी बार वो कोई ना कोई एक बोन का पीस या फिर कार्टिलेज का पीस डैमेज कर जाता है। बॉडी एक टाइम तक हीलिंग करती है, फिर उसके बाद वो हीलिंग बंद हो जाती है। तो शोल्डर का ऐसा बोलते हैं कि यदि एक बार शोल्डर डिसलोकेट होता है तो 5 इयर्स के आसपास लाइफ कम हो जाती है शोल्डर की, एज कम्पेयर टू अदर शोल्डर। ओके. यूजुअली ऐसा। एंड सर ऐसा होता है कि ना कि कोई एक शोल्डर आपका ज्यादा वीक होगा, जहाँ डिसलोकेशन ज्यादा होगा ना, जो ज्यादा यूज होता है, तो ज्यादा यूज, जो लेफ्टी होगा उसका लेफ्ट होगा, और जो डोमिनेटिंग हैंड में हैंड का ऐसा ज्यादा देखने में होता आता है। ओके. ओ माय गॉड, दैट्स लिटिल स्कैरी, और हम उसको कितना लाइटली ले लेते हैं बचपन में. ओके. सर अब सपोजली अगर कोई पेशेंट आता है हु इज कंप्लेनिंग ऑफ अ रेगुलर शोल्डर पेन, हाउ डू यू डिसाइड कि इनको एक अलग सर्जिकल रिक्वायरमेंट है, या ये रेगुलर ट्रीटमेंट में भी फिजिकल विच इज फिजियोथेरेपी, या जैसे आपने बोला था इंजेक्शंस के थ्रू भी ये ठीक हो जाता है, तो उसका वो डिफरेंशिएशन कैसे होता है? सो कॉमन, बहुत ही सिंपल शब्दों में अपन बात करें तो यदि फुल टीयर है, फुल थिकनेस टीयर है, तो डेफिनेटली सर्जरी चाहिए। पार्शियल थिकनेस टीयर है तो उसमें हम देखते हैं कितना टीयर है। हल्का फुल्का टीयर है तो फिर हम उसको फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल पे डाल देते हैं, कुछ काउंटर प्रोटेक्टिव एजेंट्स पे डाल देते हैं, कोलेजन्स पे डाल देते हैं, तो उससे हीलिंग फास्ट हो जाती है। यदि उसमें भी ठीक नहीं होता तो फिर हम एक PRP, एक इंजेक्शन होता है ग्रोथ फैक्टर्स का, वो हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं हीलिंग को प्रमोट करते हैं। फिर हम उसके साथ में कंबाइन करते हैं फिजियोथेरेपी को, तो वो हेल्प करता है। एंड देन थर्ड टर्म जो होती है वो है टेंडिनोसिस। टेंडिनोसिस इज लाइक स्वेलिंग इन द टेंडन। वो टोटली फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। सर आपके पास ऐसे केसेस आए जहां वेयर पीपल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हैव केप्ट यूजिंग अ कोल्ड पैड एंड अ हॉट पैड, एंड दैट हैज डिटोरिएटेड देयर शोल्डर मोर देन एनीथिंग एल्स? एक एंटिटी होती है जिसको बोलते हैं मैसिव कर्व टीयर। सो ये 4 मसल्स हैं। ये 4 मसल्स जो शोल्डर की सेंटर में है, यदि ये चारों मसल्स काम करना बंद कर दे, या फिर इनमें सबसे इंपॉर्टेंटली सुप्रास्पाइनेटस मसल काम करना बंद कर दे, जो एलिवेशन में हेल्प करती है, जब वो टीयर हो जाती है, कंप्लीट टीयर हो जाती है, तो हमारा शोल्डर जब हम एलिवेट करते हैं तो पहले वो बोन से टकराता है एंड देन इट गोज। तो हर बार जब टकराता है तो कुछ चंक जो है कार्टिलेज का खराब हो जाता है, एंड विद टाइम पूरा शोल्डर का कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाता है। वो फिर पेनफुल शोल्डर, फिर उसमें सारे मूवमेंट में पेन होने लगता है। सो मैसिव कर्व टीयर में यदि सुपरास्पाइनेटस का मसल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, दोज पेशेंट लैंड अप इन शोल्डर रिप्लेसमेंट। ऐसे मैंने 5 पेशेंट ऑपरेट किए हैं पिछले 1 साल में।
जिनको हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ा, वो साल्वेजेबल जॉइंट नहीं थे। बट वो साल्वेजेबल इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने रोटेटर कफ टियर को इग्नोर किया। अदरवाइज वो आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन वाली सर्जरी से ठीक हो जाते यदि टाइमली कराते थे। आई थिंक वो तो सर हर मेडिकल कंडीशन एंड इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बोलती हूँ जितना आप लेट प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हो उतना डैमेज हो जाता है, राइट? सो मूविंग ऑन टू ट्रीटमेंट्स, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट एंड आपका शोल्डर एक एरिया है वेयर यू हैव इमेंस एक्सपर्टीज एंड आप तो बाहर से आपने अपने स्टडीज करी है, तो सर क्या डिफरेंस होता है व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग अब्रॉड एंड गेटिंग दैट एजुकेशन? एंड यू हैव डन इट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। क्या वो ट्रेनिंग हैज हेल्प्ड यू बिकम इवन बेटर एट योर सर्जरी? we can say yes and we can say no to this thing. Abroad quantity यहाँ obviously yes, ज़्यादा है। quantity in India is good. In fact quality भी अच्छी है, but abroad जाने का जो पर्सपेक्टिव है वो ये रहता है कि हम एक नई थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं। बेसिकली हम इंडियन मेंटालिटी के साथ में जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम एक यूरोपियन मेंटालिटी देखना चाहते हैं, पेशेंट की भी, सर्जन्स की भी, वहाँ क्या कंडीशंस हैं, वहाँ की जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं, वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वहाँ की जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उसमें वो पेशेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनकी वो मेंटालिटी, उनका जो वो एनवायरनमेंट है वो उनको कैसे हेल्प कर रहा है, वो कितने रिसेप्टिव है या कम रिसेप्टिव है, बोथ तो वेज। उससे हमको एक डिफरेंट एंगल मिलता है किसी प्रॉब्लम को देखने का, एंड वो हमको कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर विजन देता है एक पर्टिकुलर डिसीज को देखने का। तो वही एक ही चीज को देखने के कई नजरिए रहते हैं। Absolutely. तो अब्रॉड जाने का सबसे बड़ा पर्पस ये रहता है कि हम उस नजरिए को एक्सपांड करना चाहते हैं जो हमको हेल्प करता है समझने में। जैसे जब मैं अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में था अपनी पीजी की, तो उस टाइम पे ना शोल्डर को लेके इवन हमारे कंसल्टेंट्स में भी बहुत फियर रहता था कि शोल्डर को टच नहीं करना है, शोल्डर जैसा है वैसे ही है, क्योंकि जब हम बिना ट्रेनिंग के शोल्डर को टच करते हैं तो इट बिकम मोर वर्स। ओके, अच्छा। rather than getting rather than helping you make it worse, we make it more worse. So वो मेंटालिटी मेरी भी वैसी सेट थी, एंड विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि शोल्डर इज अ एरिया जहाँ पे मैं अभी भी वीक महसूस कर रहा हूँ, एंड फिर मैंने ट्रेनिंग सॉर्ट किया, और द मोमेंट मैं शोल्डर सर्जन्स के साथ में काम करना शुरू किया, मुझे जब वो पाथ मिला कि इस पाथ में चलूंगा तो आई विल गिव मोर गुड रिजल्ट्स, इवन बेटर रिजल्ट्स देन एनीवन एल्स। और हमने ये रियलाइज किया कि जो हमको बताया जाता था कि शोल्डर सर्जरी के बाद हाथ इससे ऊपर नहीं उठता है, एंड वी हैव नाउ ऑल द पेशेंट्स हु आर वर्किंग इन दिस रेंज, नोबडी कैन सी कि 360 डिग्री मूवमेंट हो पा रहा है। किसी को आपको बताना पड़ेगा कि इनका इस शोल्डर का सर्जरी हुआ है, इस शोल्डर का सर्जरी हुआ है। अच्छा। तो that has been accomplished by clearing our vision in a broader aspect. ओके, राइट। सो जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, सर्जरीज की बात करते हैं, एक तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है। सो टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस सर्जरी, एंड देन आई आल्सो वांट टू नो फ्यू मोर। Yes. So arthroscopy is like, as the term suggests, arthro and scope. Arthro is a term for joints. And scope is like telescope जो हम अंदर देखने में यूज करते हैं। वो दूरबीन जिसको हम लेमैन में बोलते हैं। It is synonymous with laparoscope, जिसमें हम एब्डोमेन के अंदर यदि हम कोई चीज स्कोप डाल के देख रहे हैं तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। यदि वही चीज हम जॉइंट में कर रहे हैं तो वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है। सो इट इज अ की होल सर्जरी, जिसके अंदर हम सिर्फ एक छोटा सा पोर्ट यहाँ बनाते हैं, एक स्टिच आता है उसमें, ऐसी सेम एक स्टिच यहाँ आएगा, एंड उसके थ्रू हम एक कैमरा डाल के कुछ इंस्ट्रूमेंट डाल के एक बहुत कम स्पेस में बहुत बड़ा काम करके बाहर आ सकते हैं। Okay, right, fine. And then you have something called as HoloLens surgery. Yes, HoloLens. So HoloLens works on a principle of mixed reality. Okay. Mixed reality पे काम करता है वो। HoloLens एक डिवाइस है जो हम एज अ हेलमेट पहनते हैं, एंड उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर और उसके अंदर जो लेंसेज होते हैं वो हमको इनेबल करते हैं, हमारी जो प्री ऑप प्लानिंग रहती है, 3D स्कैन्स जो होते हैं हमारे, हम उसको लाइव वहाँ पे रख के देख सकते हैं, बॉडी के साथ उसको मैच कर सकते हैं, और वहीं पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है स्क्रूज का, हमारा डायरेक्शन है जो सर्जरी का किसी भी चीज़ का, वो हम उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। ये तब हेल्प करता है जब हम बहुत छोटे से एरिया में सर्जरी कर रहे हैं, जैसे शोल्डर है, शोल्डर में हमारा जो इंसिजन होता है मुश्किल से 5 सेंटीमीटर का होता है। उस 5 सेंटीमीटर के इंसिजन में हमको बहुत बड़ा काम करना होता है कई बार, और जो हम स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं उनका सिर्फ एक पार्ट ही देख पाते हैं।
उसके पीछे का नहीं देख पाते, वो सब नहीं देख पाते। तो वो जो प्लानिंग हम ऑपरेशन के पहले करते हैं, वो प्लानिंग की पूरी मैं वहाँ पे थिएटर में ले जा सकता हूँ बिना कुछ टच किए। एंड वी कैन एडजस्ट ऑल द मॉडल्स, 3D मॉडल्स ऑन द 3D स्पेस, जो कि सिर्फ मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने वो हेलमेट पहना है। एंड उसके कारण मैं एक बहुत प्रिसाइज सर्जरी करके बाहर आ सकता हूँ, जिसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज वो प्रिसिशन आता है, वो क्लैरिटी आती है। राइट, ओके। एंड सर, इसके अलावा देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ वर्चुअल रियलिटी असिस्टेड सर्जरी। व्हाट हैपेंस, हाउ डिफरेंस? थ्री एंटिटीज। एक VR होता है, एक AR होता है, एक MR होता है। तो वर्चुअल रियलिटी जो है, वर्चुअल रियलिटी जिसके अंदर हम एक VR हेडसेट पहनते हैं, वो ब्लाइंड होता है आगे से। उसके अंदर एक स्क्रीन होती है। एक बार हमने वो पहन लिया तो फिर हम आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं देख सकते, बस हम उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि गेमिंग में ये बहुत पॉपुलर है। फिर एक ऑगमेंटेड रियलिटी आता है, जैसे कि आपने Amazon पे देखा होगा कि व्यू दिस ऑब्जेक्ट इन योर रूम। तो आप जैसे वो ऑब्जेक्ट रूम में रखते हो, अब आप आपके कैमरा ऑन करके वो, अब आप उस ऑब्जेक्ट को उस कैमरे के थ्रू देख सकते हो। आपको रियल में नहीं दिखेगा, बट आप उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट या उसके साथ कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी, आपकी रियलिटी ऑगमेंट हो गई। ओके। एंड देन कम्स मिक्स रियलिटी, जिसके अंदर जो ऑगमेंटेड रियलिटी का जो ड्रॉबैक है कि हम उस ऑब्जेक्ट के साथ प्ले नहीं कर सकते हैं। वो सब चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं और वो हम मिक्स रियलिटी की एंटिटी में आ जाते हैं, MR में आ जाते हैं। तो MR की ये एडवांटेज है, जैसे कि न्यूरो सर्जरीज होती हैं, उसके अंदर जो हमको कोई ट्यूमर 3D में देखना है एंड वी हैव प्लान इन 3D CT स्कैन, वहाँ पे हम अच्छे से देख पा रहे हैं और वहाँ पे हमको प्रिसाइजली पहुँचना है। तो न्यूरो के अंदर बहुत अच्छा रोल है इसका, शोल्डर के अंदर बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज शोल्डर में हम सिर्फ एक एंड देख पाते हैं, उसके पीछे का स्ट्रक्चर जो है वो हमको दिखता नहीं है, तो वो हमको बहुत हेल्प करता है। तो सर, मिक्स रियलिटी HoloLens के अंदर यूज होती है, राइट? ओके, फाइन। एंड कुछ और इसमें एडवांटेजेस हैं? सो मिक्स रियलिटी सिर्फ समझने के लिए हमने जो ये बात करी, मिक्स रियलिटी का दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि मैं उसी टाइम पे किसी और सर्जन को कॉल करके उसको उसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ। सो वॉट एवर आई एम सीइंग वो उसको लाइव देख सकता है। मैं उसी टाइम पे एक मीटिंग भी कर सकता हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनके पास टू गेट एक्सपर्ट और भी एक्सपर्ट ओपिनियन। वाओ। तो उसी टाइम पे कोई स्विट्जरलैंड में मेरा सर्जन बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, जो मेरे, यदि मैं उनको पहले से लिंक भेज के रखूं तो मैं उनको उधर ही वो चीज़ एडजस्ट कर सकता हूँ। उस HoloLens के अंदर मेरे पास ऑलमोस्ट मेरा पूरा लैपटॉप रहता है। ओके। सो आई कैन एक्सेस एवरी सिंगल फाइल, एवरी सिंगल थिंग जो मैं उस पर्टिकुलर सर्जरी में रिव्यू करना चाहता हूँ, या मेरे कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं, या फिर मेरी कोई MRI है, हमारे घर का पर्टिकुलर स्कैन है, जो सेगमेंट है जो मैं देखना चाहता हूँ, तो वो मैं उधर देख सकता हूँ, अलॉन्ग विद द 3D मॉडल्स जो मैं उस टाइम पे प्रिपेयर करके पेशेंट की सर्जरी प्लान करता हूँ, उसको मैं वहीं पे साइड बाय साइड रख के उसकी सर्जरी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। So, मेरा प्रिसीजन बहुत बढ़ जाता है उससे। नेचुरली, एंड आपके इतने एक्सपर्ट ओपिनियंस भी आप ले सकते हैं, तो सर्जरी का तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। राइट। सो मूविंग ऑन टू प्रोसीजर्स, नेचुरली एक तो जो हमने रोटेटर कफ टेयर के बारे में बात करी थी, तो एक तो रोटेटर कफ रिपेयर एक सर्जरी होती है और एक बैंकार्ट रिपेयर। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दीस प्रोसीजर्स? यस, तो ये दो अलग-अलग प्रोसीजर अलग-अलग एंटिटी के लिए हैं। फर्स्ट इज रोटेटर कफ रिपेयर, एज द नेम सजेस्ट, वो रोटेटर कफ टेयर के लिए। बैंकार्ट जो सर्जरी है वो शोल्डर डिसलोकेशन के लिए करते हैं हम लोग। अच्छा, ओके। एंड व्हाई दिस नेम बैंकार्ट? इट्स नेम्ड बैंकार्ट इज नेम्ड आफ्टर अ सर्जन, द सर्जन। So, अब इसमें होता क्या है कि रोटेटर कफ टेयर्स के अंदर जो रोटेटर कफ टेयर हो गया है उसको हम रिपेयर करते हैं। पहले ये चीज ओपन करके करते थे, अब हम इसको आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन के थ्रू करते हैं। सो इसमें भी और रिसेंट एडवांसमेंट है। पहले सिर्फ सिंगल रो रिपेयर होता था, अब हम डबल रो रिपेयर करते हैं। उसको दो एंकर्स के थ्रू पूरे फुटप्रिंट को अपनी जगह बिठाते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सिंगल रो से बहुत अच्छे हैं। देन इट कम्स कि हम शोल्डर डिसलोकेशन के बाद में, तो शोल्डर डिसलोकेशन में पहले क्या होता था कि हम एक लटार्जेट करके प्रोसीजर होता था, पुटीप्लैट और 2-3 प्रोसीजर्स और भी होते थे। तो उसमें हम पहले यहाँ से ओपन करते थे, शोल्डर को वहाँ पे सेट करते थे, फिर उसके बाद में जो एरिया डिफेक्ट है वहाँ पे हम एक बोन का पीस लगाते थे। वो सब एक प्रोसीजर का पार्ट है, बट वो थोड़ा ओवरकिल था हर पेशेंट के लिए। आज भी वो सर्जरी बहुत अच्छी सर्जरी है, बट वो एक लिमिटेड सेगमेंट के लिए ही अच्छी है, बाकी पेशेंट्स के लिए वो ओवर किलिंग हो जाता है।
अब हम क्या So when करते you say हैं overkilling, that means the time involved in or terms of the damage we do Okay. to to that access. entire section. Yes. Okay. तो to access the joint we have to go through the muscles, फिर हम अंदर जाते हैं, अंदर Yeah, जाते there's हैं, अंदर too जाते हैं, much of opening too of much that of the area. opening, yes. Okay. और उतना नीड कई बार नहीं होता. Hmm. तो अब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि यदि पेशेंट टाइमली हमारे पास आता है, आफ्टर फ्यू डिसलोकेशन यदि हमारे पास आ जाता है वो, तो जो वॉल उसकी ब्रेक हुई है हम उसको प्रिसाइजली वहीं पे रिपेयर कर देते हैं. Okay. उसके लिए हमको फिर उसके आगे की मसल, उसके आउटर स्किन को वहां पे स्कार करने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ती. ही नहीं होती. तो पेशेंट के मूवमेंट बहुत अच्छे आते हैं एंड पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है. फास्ट हो जाती है. इसके साथ में कुछ और प्रोसीजर्स भी होते हैं, रेम मसाज होता है, वो करते हैं. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम दो बड़ी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं एंड पेशेंट कैन गो टू स्पोर्ट्स. गो बैक इनटू इट. स्पोर्ट्स. अच्छा. हाँ, इतना अच्छा प्रोसीजर होता है. राइट सर, एक नेविगेटेड शोल्डर रिप्लेसमेंट भी होता है, मुझे आप उसके बारे में कुछ बताइए. सो जैसे हमने और वो किसके लिए यूज होती है? नेविगेटेड शोल्डर एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक लेवल अप है नॉर्मल शोल्डर सर्जरी से. अच्छा, ओके. सो जैसे मिक्स रियलिटी हमको हेल्प कर रहा है एरर के चांसेस कम करने के लिए, ऐसे ही हमको नेविगेटेड शोल्डर्स जो होते हैं वो कम करते हैं, हमको नेविगेट करते हैं थ्रू आउट द सर्जरी कि हमारा जो डायरेक्शन है वो सही रहे. ओके. डायरेक्शन का मतलब इस चीज से है कि जब हम किसी भी इम्प्लांट को प्लेस करते हैं तो उसका जो वर्जन होता है वो आगे की तरफ टिल्ट तो नहीं है, वो पीछे की तरफ टिल्ट तो नहीं है, वो ऊपर या नीचे तो टिल्ट नहीं है. तो वो जो टिल्ट होता है वो टिल्ट हमको हेल्प करता है जब हम नेविगेशन के साथ में काम करते हैं. ओके, सो इट्स अ मोर एडवांस सर्जरी फॉर अ मोर एडवांस्ड problem? No. Okay. It is an advanced surgery even in the normal problems. यदि हम navigated shoulder करते हैं तो उसमें हमारे error कम हो जाते हैं because shoulder बहुत छोटा सा joint है and it do not gives you second chance. So हम चाहते हैं कि minimum error के साथ में maximum output लेके आएं जिससे हमारी recovery fast हो. Okay. So when you say does not give you a second chance means अगर कभी कुछ God forbid कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो for you to do it again may not be possible? Yes, because bone stock बहुत कम रहता है तो दोबारा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. पेशेंट की रिकवरी थोड़ी सी स्लो हो जाती है. पेशेंट का रेंज उतना अच्छा नहीं आता है शोल्डर का जितना अच्छा आना चाहिए. तो प्रॉपर तरीके से यदि अपन करें उसको तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बेटर रिजल्ट्स आते हैं. नेचुरली वो तो है. बट सर एक बार अगर किसी पर्सन हैज गॉन इन फॉर अ सर्जरी व्हेन इट कम्स टू शोल्डर, उसके बाद उसको क्या उसका रिकवरी कितना फास्ट होता है और उसको क्या ध्यान रखना होता है? रिकवरी इज ऑलवेज डिपेंडेंट टू थिंग्स. पेशेंट अपनी इनिशियल क्या प्रॉब्लम लेके आया, किस स्टेज पे लेके आया, नेचुरली. द सेकंड थिंग कि हमने क्या प्रोसीजर किया उसके लिए. यदि हम उसको आर्थ्रोस्कोपी के लिए ही कर पाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. ओपन सर्जरीज में रिकवरी थोड़ी सी स्लो होती है बट उसमें भी अच्छी आती है. करेक्ट. रिप्लेसमेंट में भी रिकवरी इनिशियल पीरियड में देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट उसमें भी बहुत अच्छी आती है. मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इन लास्ट 400 सर्जरीज जो हमने की उसके अंदर की शोल्डर सर्जरीज के 2 महीने के अंदर यूजुअली फुल रेंज आ जाता है. ओके. फुल रेंज. सो व्हेन यू लुक एट इट तो वैसे शोल्डर अपने आप को भी जल्दी रिपेयर कर सकता होगा. दैट्स विद एवरी बॉडी पार्ट इफ यू लुक एट इट. यस. अब उसके साथ में हमको भी इनपुट देने पड़ते हैं. फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन रिकवरी. यदि हम फिजियोथेरेपी इग्नोर करते हैं, हमको ऐसा लगता है हम खुद कर लेंगे ऐसा तो यूजुअली पेशेंट जो है स्टिफ शोल्डर में लैंड कर जाते हैं. ओके. सो एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी वो भी प्रोटोकॉल के साथ में हर एक वीक का प्रोटोकॉल होता है हमारा. फर्स्ट वीक में हमको सिर्फ इतना ही करना है, सेकंड वीक में इतना करना है, फोर्थ वीक में इतना करना है. उससे क्या होता है धीमे धीमे शोल्डर जॉइंट फ्री भी होता रहता है एंड हमारे जो रिपेयर है उस पर लोड भी नहीं आता. राइट. और सर रिप्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है? रिप्लेसमेंट में भी सर्जरी का तो अपना वो तो नॉर्मल सर्जरी बट रिप्लेसमेंट में टेक्स मोर टाइम लेस टाइम? more or less the same time. Okay. It takes around 6 weeks लगते हैं इम्प्लांट को अपनी जगह सेट होने में. 45 डेज में 45 डेज के अंदर इम्प्लांट एक बार अपनी जगह सेट हो जाता है. फिर आप उस पर कितना भी लोड दो कोई दिक्कत नहीं आता. बट एक बार हमने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी, रिप्लेसमेंट की रिकवरी ज्यादा फास्ट होती है रोटेटर कफ रिपेयर से. ओके. पेशेंट वैसे देखे तो एक पूरा नया ही बना है ना नेचुरली. यस, राइट. पेशेंट मोर हैप्पी रहते हैं, मोर पेन फ्री रहते हैं रिप्लेसमेंट्स के बाद में एज कंपेयर टू रोटेटर कफ सर्जरीज, क्योंकि उसके अंदर हम अपनी नेचुरल स्ट्रक्चर्स को हील करा रहे हैं तो इट टेक्स टाइम. राइट. एंड सर कभी कभार क्या होता है लोग
लोगों में, जैसे ये तो मैंने नी वालों में भी सुना है कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो बहुत मत चलो, उस एरिया को बहुत यूज नहीं करो। आई एम श्योर ये मिथ है फॉर श्योर, राइट? सो उनको क्या वो जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते थे या वेट उठाना, ये सब एडवाइजेबल है? आफ्टर रिप्लेसमेंट और बिफोर रिप्लेसमेंट? आफ्टर रिप्लेसमेंट आई एम सेइंग। सो जनरली रिप्लेसमेंट, फिर लोग क्या सोचते हैं ना, अब ये नया है तो थोड़ा इसको ज्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं करते। आई एम श्योर इट्स अ मिथ। यस, इसको अपन दो टर्म में डिवाइड करते हैं। ओके। एक हम बात करते हैं कि हाथ को कितना चला सकते हैं, हाँ। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप जितना चाहते हैं चला सकते हैं। और वेट लिफ्टिंग का लिमिटेशन रहता है उसमें, ओके। अराउंड 8 to 10 kgs तक हम अलाउ करते हैं, उससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करते। इनिशियली नो, इट इज फॉर अ longer period of time, बिकॉज okay. वो एक नेचुरल जॉइंट नहीं है। सो हमको शोल्डर रिप्लेसमेंट को इस तरह से देखना चाहिए कि इट इज अ साल्वेजेबल प्रोसीजर रादर देन कि ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है। इट इज अ प्रोसीजर टू बी डन फॉर पेनफुल शोल्डर्स, एंड जिसके अंदर रेंज नहीं है, जिसके अंदर हमारे हर डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैम्पर हो रही है, right. उसमें हम एक आपको ऐसा जॉइंट दे रहे हैं जिसमें आपका रेंज पूरा आएगा। यू विल एबल टू कॉम, यू विल एबल टू वियर योर क्लोथ्स, अपने सारे रूटीन काम कर पाएंगे, 5 to 10 kg तक का वेट भी उठा पाएंगे। इवन मेरे पेशेंट्स साइकिल भी चलाते हैं, मतलब एक मेरे शोल्डर रिप्लेसमेंट के पेशेंट हैं, वो उनको मैंने रिप्लेसमेंट किया था और उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही स्टार्टेड साइकिलिंग, और जब भी मेरे क्लिनिक आते हैं साइकिल चला के आते हैं। एंड आयरनी ये है कि जब वो गिरे थे तो वो साइकिल से गिरे थे। जब उनका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था और फिर इट वाज नॉन साल्वेजेबल, तो हमने उनको रिप्लेस किया था, एंड ही इज अराउंड 78 years old। ओके, वाओ, दैट्स एंड ही इज इंप्रेसिव। सो हैप्पी बिकॉज उनका फिर से शोल्डर यहाँ पहुंच गया जहाँ पहले चाहते थे वो। एंड आई थिंक सर ये भी एक है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द ओरिजिनल, राइट? तो आपको थोड़ा तो केयरफुल रहना ही पड़ेगा। राइट, ओके। सो अभी तक हमने तो सर सर्जरीज की बात करी थी, बट व्हेन इट कम्स टू रिप्लेसमेंट, जनरली कोई एक एज ग्रुप स्पेसिफिक ज्यादा होता है या इस एजेस में आप ज्यादा करना पड़ता है? हाँ, उसका क्राइटेरिया यूजुअली हम 60+ पेशेंट्स में ही रिप्लेसमेंट प्रेफर करते हैं, एंड उसके अंदर भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि मैक्सिमम रोटेटर कफ टियर है, रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी है, या जो मतलब जॉइंट खराब हो रहा है, या शोल्डर आर्थराइटिस है, तो उस लेवल में ही हम लोग यूजुअली रिप्लेसमेंट प्रेफर करते हैं। ओके, एंड आई एम श्योर इसकी सक्सेस रेट अच्छी होती है, राइट? एग्जैक्टली। अब मैं जो रिप्लेसमेंट करता हूँ वो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ द लेटेस्ट रिप्लेसमेंट टेक्निक्स, जो पुरानी शोल्डर रिप्लेसमेंट टेक्निक से एकदम डिफरेंट है। इसको रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यूजुअली हमारा शोल्डर का जो बॉल और कप का मैकेनिज्म है वो हम रिवर्स कर देते हैं। तो जहाँ पहले कप था वहाँ एक बॉल आ जाता है, और जहाँ पहले बॉल था वहाँ पे कप आ जाता है। अच्छा, ओके। सो व्हाट इट डज इज कि जो हमारा रोटेटर कफ पे डिपेंडेंसी थी वो बंद हो जाती है। अच्छा। अब हम सिर्फ एक बड़ी मसल पे ही काम कर रहे हैं, डेल्टॉइड पे। तो वो जो जनरली आउटवर्ड बल बड़ी वाली मसल जो होती है, तो अब हमारा जो वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है, और उसके कारण पेशेंट जो है वो सिर्फ डेल्टॉइड पे अपना काम करने लगता है। ओह लवली। तो उसका पेन फ्री हो जाता है शोल्डर, उसका मूवमेंट आ जाता है, बट यस इट हैज अ लिमिटेशन कि वो हम 8 kg से 10 kg से ज्यादा वेट नहीं उठा सकते। इसलिए हम एल्डरली में प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक साल्वेजेबल प्रोसीजर है। राइट। सर जैसे हमें कभी स्पेशली नीज एंड बोन्स के लिए हमें होता है ना कि आपकी कोई डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी हो या कैल्शियम हो, तो आप सप्लीमेंट्स लेके यू कैन आल्सो वर्क ऑन योर नीज। Does that happen even with shoulder? Like, does a certain amount of nutrition contribute to a healthy shoulders? Usually what happens कि जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं तो वो किस में पार्ट प्ले कर रही हैं कि हमारी कार्टिलेज की रीजनरेशन में, हमारे जॉइंट के अंदर मसल्स में, पावर में। तो द मोर बल्कियर मसल्स वी हैव इन द अराउंड द जॉइंट, उतना उनको नीड ज्यादा होता है। जितना वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं उनको ये सब चीजों की नीड ज्यादा रहती है, तो वो ज्यादा परसीव होते हैं हमको। वो जैसे हम शोल्डर पे लोड डालेंगे तो हमको उधर भी फील होगा, बट यूजुअली शोल्डर नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, हमारे मोस्ट ऑफ द काम जो है वो इस रेंज में काम हो जाते हैं हमारे, तो हमको फील नहीं होता। हेल्प तो करते हैं बट उतना फील नहीं होता हमको। ओके, राइट। सो मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स इंजरी, आई मीन ये आपका एक्सपर्टीज एरिया है। जनरली क्या कॉमन इंजरीज देखी जाती है इन स्पोर्ट्समैन, इन एथलीट्स, एंड आई थिंक स्पोर्ट्स इंजरी में जिम भी, मतलब दोज हु गो टू द जिम, वो भी इंक्लूड होता है। तो व्हाट आर द कॉमन इंजरीज सीन देयर इन टर्म्स ऑफ द शोल्डर?
शोल्डर में स्पोर्ट्स में यूजुअली बाइसेप्स टियर ज़्यादा देखने को मिलता ओके, है। सो बाइसेप्स अपने जॉइंट के अंदर भी जाता है, अच्छा। एक उसका हेड जो है अंदर भी हुँ, जाता है। हुँ, तो जहाँ वो अटैच होता है वहाँ से वो कई बार टियर हो जाता है या फिर वहाँ पे थोड़ा-सा पुल हो जाता पुल हो है। जाएगा। तो दैट्स व्हाई उनको थोड़ा-सा पेन रहता है। दूसरा कॉमन जो सुप्रास्पाइनेटस या रोटेटर कफ मसल्स हुँ, देखने में आती हैं वो, ठीक है। ये 2 कॉमनली देखने में आते हैं हुँ, कि और वो ट्रेपीज़ वाले जो मसल्स होते ट्रेपेजियस हैं? मसल्स जो होती हैं वो नेक के अराउंड यहाँ यहाँ पे पे, रहती हैं हाँ, एंड दे यूजुअली उनमें स्पाज़म हो जाता है कि ओके। हमने जैसे एब्नॉर्मल पोजीशन में वेट उठा लिया तो वो स्पाज़म में चली जाती हैं। तो इनिशियली तो लो ग्रेड इंजरी होता है अनटिल अनलेस कि हमने बहुत ही कुछ बहुत ही सिवियर कर कर लिया है लिया। जिससे प्रॉब्लम हो गया। हुँ, तो दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स लोगों को यदि परसिस्टेंट पेन है ना तो तुरंत दिखाना चाहिए ताकि ओके। हम उसको ग्रेड कर सकें कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हुँ, उसका जो भी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन होता है हम वो करके देख लेते हैं। हुँ, यदि छोटा-मोटा ग्रेड है तो वो फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, थोड़े टाइम रेस्ट से ठीक हो जाता है। हुँ, बड़ा ओके। टियर है तो फिर हमको उसको एड्रेस करना तो पड़ता है। फिर सर्जरीज़ करनी पड़ती है जनरली व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्पोर्ट्समैन या कोई एथलीट हैड टू गो इन फॉर अ रिप्लेसमेंट एंड क्या उसके बाद कैन दे गो बैक इनटू स्पोर्ट्स? यूजुअली स्पोर्ट्स इंजरीज जो हैं वो यंगर पेशेंट्स में देखने में आती हैं। तो ओके, तो फिर उनमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत रिप्लेसमेंट्स नहीं है। यूजुअली ऑप्शन नहीं रहता और वो उतना हुँ, खराब होता भी नहीं है हुँ। मतलब वो तो उसको कितना यूज़ भी कर रहे हैं ना। हाँ, रिप्लेसमेंट्स का ना बहुत फिक्स क्राइटेरिया है जैसे कि हुँ, मैसिव टियर बताए। हाँ। मैसिव टियर में भी इर्रिपेरेबल टियर जिनको हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो हुँ, यंग पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ टिश्यू बहुत अच्छी होती है। हुँ, तो हम उसको हमेशा रिपेयर कर पाते हैं। हुँ। ऐसा बहुत ही रेयरली हमने रेयर देखा है केसेज़ में कि हुआ है। शोल्डर जो है वो ऐसा भी तब होता है जब हमने एक बार प्राइमरी रिपेयर किया और उसके बाद इंजरी की ग्रेड ज़्यादा होने के कारण वो हुँ, आर्थराइटिस में चला गया। अच्छा। तब हम शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। सोच सकते हैं बट दैट वुड बहुत जनरली बहुत रेयर होता है बहुत ऐसा। रेयर होगा और प्रॉब्ली वो बहुत मस्ट बी 50s में आएंगे तब जाके कुछ हाँ, ऐसा मतलब होगा। इट इट टेक्स टाइम इट उतना टेक्स होने टाइम, में। यस। राइट, राइट, बट यदि रिप्लेसमेंट हो गया तो फिर वो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते। ओके, बट मेरे हिसाब से बहुत रेयर है बहुत तो रेयर होगा। बहुत ही रेयर है। मैंने राइट। तो नहीं देखा अभी तक ऐसा। आई मीन लकी कि नहीं देखा एंड आई वुडंट यस, वांट अ स्पोर्ट्स पर्सन टू यस, लूज द यस, स्पोर्ट दैट दे यस, हैड। यस। सर आल्सो कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे टू समबडी हु इज इनटू स्पोर्ट्स और हु इज एन एथलेटिक और हु इज इनटू जिम कि उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका ये शोल्डर अच्छा स्ट्रांग रहे और इंजरीज कम हो? यस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्चुअली में। इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। इसको हम देखते हैं कि एक किसी व्यक्ति ने स्पोर्ट्स में एंट्री ली, हम्म, तो वो ट्रेनिंग एकदम बेसिक से शुरू करता है, धीमे-धीमे जाता है, बढ़ता है और एक लेवल अचीव करता है। करेक्ट। तो उसमें ना इंजरी नहीं होती हम्म, क्योंकि उसका एकदम स्लो प्रोसेस है। तो करेक्ट। मसल उसके हिसाब से एडजस्ट रहती है। अब हाँ। होता क्या है कि जब वो आदमी उस लेवल पे पहुंचने के बाद कुछ टाइम का ब्रेक लेता है, हम्म, अब वो नीचे से शुरू नहीं करता। उसको ऐसा लगता हम्म, है कि मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां हाँ, से मैंने शुरू क्योंकि किया। जो मैं लास्ट जो छोड़ा था वहीं हाँ, से जैसे करूंगा। जिमर्स के साथ में होता है कि हम्म, मैं 10 केजीज तक पहुंच गया हूँ। अब उन्होंने 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक ले लिया। अब दे विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 5 केजी या वो डायरेक्टली 2.5 10 केजी। से ही करेंगे। वो कोशिश करते हैं कि वो ट्रेंड से ट्राई करता हूँ, मेरी तो स्ट्रेंथ आ गई, बट ऐसा होता नहीं है। जब हम्म, आपका ब्रेक हो जाता है तो आपकी मसल्स जो है वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती हैं। रेस्ट मोड में चले इट जाते। माइट बी कि आपको इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में बहुत लंबा टाइम मिला हो रिकवरी में, मतलब हम्म, वहां तक पहुंचने में, हम्म, बट बाद में आप जल्दी पहुंच जाओगे। बट ओके, हमेशा स्टार्ट स्लो करना चाहिए। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग, वेन एवर यू टेक ब्रेक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, भले ही स्पोर्ट्स हो कुछ भी हो, हमेशा स्लो स्टेडी चलना चाहिए हमको। ओके, परसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि हम अब्रप्टली कुछ शुरू करें। कंसिस्टेंसी मैटर्स हियर ना। कंसिस्टेंसी एंड वो स्लोली अपने को हाँ, चलना चाहिए। स्लोली ग्रो करना। एंड जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वार्म अप, हम्म, एक एक्सरसाइज प्रॉपर, हम्म, एंड देन एक्सरसाइज मतलब कोई भी एक्टिविटी, एंड देन कूल डाउन। ओके, तो ये 3 फेजेस कंप्लीट होने चाहिए हमेशा। अच्छा, और ये कभी इक्वल नंबर में होने चाहिए लाइक 1/3 1/3 नहीं 1/3? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब शुरू का 10-15 मिनट यदि हम अपने वार्म अप कर वार्म अप ले, को दे फिर रहे आपकी हैं, मेन फिर एक्सरसाइज आप और मेन फिर एक्सरसाइज करो, 10-15 फिर आप मिनट कूल डाउन कूलिंग। करो। ओके, सो आपने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जैसे कि जो नॉन प्रोफेशनल तरीके से जिमिंग करते हैं ना, सो क्या होता है कि उनको बाइसेप्स बहुत पसंद है, पंप अप करते हैं हाँ एकदम। बाइसेप्स कर लिया उन्होंने, बहुत कर लिया, एंड वो बाइसेप्स करने के बाद बाइसेप्स को रिलैक्स नहीं करते, कूल डाउन नहीं करते, एंड व्हेनेवर दे डू बाइसेप्स, जब वो जिम करके बाहर निकलते हैं तो उनका पोस्चर ऐसा रहता है, थोड़ा सा फ्लेक्स रहता है। सो दे फील कि वो थोड़ा सा मतलब टाइट है बिकॉज वो मसल पंप हो गई है, वो अब कॉन्ट्रैक्शन में है, उसका टोन बढ़ गया है, हमने उसको रिलैक्स नहीं किया। सो ये सब चीजें जो हैं ये इंजरी के चांसेस बढ़ाती हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, हमेशा 3 फेजेस में काम करना चाहिए। वार्म अप में एक्सरसाइज प्रॉपर एक्सरसाइज एंड कूलिंग। कूल डाउन पे जनरली आई एम श्योर वो तो हमेशा नेग्लेक्टेड ही होता है। वार्म अप तो फिर भी लोग अब अवेयरनेस के कारण करें, तो कूलिंग डाउन का क्या मतलब हुआ सर? कूलिंग डाउन का मतलब हमने जिस मसल को पंप किया है उसको हम रिलैक्स भी करना चाहते हैं, उसकी टोन को हम कम भी करना चाहते हैं, उसको हम फिर से उसकी रिलैक्स पोजीशन में लाना चाहते हैं ताकि वो स्टिफनेस में नहीं जाए। इससे मसल सोरनेस कम रहती है, अगले दिन आपको पेन कम रहेगा, पेन कम होगा, है ना। वरना क्या होता है, बाइसेप्स करने के बाद अगले दिन हमको थाइस आर्म ही दुखने लग जाता है। तो वो चीज कम हो जाती है यदि हम कूल डाउन प्रॉपर करते हैं, तो ये स्ट्रेचिंग अच्छे से करते हैं। राइट। वार्म अप का प्रिंसिपल ये रहता है कि आप जो प्रॉपर एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स खेलने वाले हो उसमें जो मसल्स यूज होने वाली हैं वो अभी इनर्शिया में है, वो भी रेस्टिंग स्टेज में है, और आप एकदम से यदि उनको जंप देते हो तो वो झटका लगेगा। हाँ, तो उसमें फिर उसके टीयर होने के चांसेस बढ़िया रहते हैं। अब यदि आपने कूल वार्म अप किया है तो आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है अपकमिंग इवेंट के लिए, और उसके कारण आपका चांसेस कम रहता है कि आपको इंजरी होगा। तो ये हमेशा करना चाहिए। ओके, thank you so much, Dr. Gaurav Jain. It was a very informative discussion that we had, and especially around the shoulder, जिसके बारे में actually मुझे लगता है आप तो आपने तो experience किया होगा, कितनी कम awareness है. So thank you so much. Thank you, Archana ji. Thank you so much for having me. Thank you.